गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हमने लास्ट क्लास में ये बात किया था कि जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। जब हमने बताया था कि जो स्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि जो एंथर में मैंने बताया था, पहली बात तो एंथर का स्ट्रक्चर बताया था। एंथर किसका पार्ट है? एंथर आपका स्टेमन का पार्ट है। फिर वहाँ पे मैंने एंथर के पार्ट में आपको उसके अंदर 4 स्पोरेंजियम के 4 पैकेट के बारे में बताया था, जिसको हमने माइक्रोस्पोरेंजियम कहा था। और फिर मैं बताया था कि वो 4 जो माइक्रोस्पोरेंजियम हैं वो एंथर के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं एक वॉल से, जो वॉल कितने लेयर से मिलकर बना बताया? 4 लेयर से। पहला सबसे बाहर लेयर होता था उसको क्या कहते थे? एपिडर्मिस। उसके अंदर जो लेयर था उसको एंडोथीसियम। उसके अंदर जो लेयर था मिडिल लेयर, और लास्ट में जो लेयर था उसको क्या कहते थे? टेप्टम। और उसी टेप्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता था? माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट थे, जिन सेल्स को हम क्या कहते थे? माइक्रोस्पोर या स्पोरोजिनस सेल्स। उनको क्या कहते थे? माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, या फिर सिंपली स्पोरोजिनस सेल्स कहते थे। क्लियर बेटा? तो आज हम लोग यहाँ पे हमने एंथर का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे क्लियर कर लिया था। फिलामेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ पे हम लोगों ने ले ली थी। अभी आज हम लोग को यहाँ पे प्योरली पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ना है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि जो पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है, माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है, उसके बारे में पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान से देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोर जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, the process of formation of microspore, the process of formation of microspore is known as microsporogenesis। उसको क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है? ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो ये क्या लिखेंगे? इट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पे होता है बेटा? ऑफ एंथर। एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता था, उसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? माइक्रोस्पोर का। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? बात समझ में आ गई? अब देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। कौन इसका फॉर्मेशन करता है? देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट थे, जिन सेल्स को हम क्या कहते थे? स्पोरोजिनस। क्या कहते थे बेटा? स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरो यानी कि स्पोर, और जिनस की मतलब जो उसको प्रोड्यूस करे, स्पोर प्रोड्यूस करने वाले सेल हम क्या कहते थे? स्पोरोजिनस सेल। तो उन स्पोरोजिनस सेल से ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, द स्पोरोजिनस cells present in माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट थे? स्पोरोजिनस सेल्स। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम अंडरगो मियोसिस। कहाँ जाते हैं बेटा? मियोसिस। याद करो, दो टाइप ऑफ सेल डिवीजन पढ़ाया गया था 11th क्लास में। 11th क्लास में आप लोग को 2 तरह का सेल डिवीजन पढ़ाया गया था। एक पढ़ाया गया था माइटोसिस, और एक पढ़ाया गया था मियोसिस। माइटोसिस को कहा जाता था
वहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन, कि मतलब जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे होता था बेटा, कि जो सेल उस सेल से प्रोड्यूस होते थे, ठीक है, उस सेल के डिवीजन के बाद नए सेल प्रोड्यूस होते थे, उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जो पेरेंट सेल था उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर बराबर होता था तो ऐसे को हम क्या कहते थे बेटा, इक्वेशनल डिवीजन या फिर माइटोटिक डिवीजन। दूसरा जो टाइप ऑफ डिवीजन होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होते हैं उसके आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे वहाँ पे जो नए सेल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता था, आधा हो जाता था। इस वजह से इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन को क्या कहते थे, रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते थे बेटा, रिडक्शनल डिवीजन। तो बात समझ में आ रही है कि स्पोरोजिनस सेल प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजिनस सेल थे अंडरगो मियोसिस, मियोसिस में जाते, यानी उनका मियोसिस होता था टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, जितने भी यहाँ पे ध्यान से समझो कि जितने भी स्पोरोजिनस सेल माइक्रोस्पोर में प्रेजेंट थे वो सारे के सारे स्पोरोजिनस सेल मियोसिस में नहीं जाते और माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, जो कुछ स्पोरोजिनस सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मियोसिस करके क्या प्रोड्यूस करें, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करें। उन सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। उनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे समझो सम ऑफ स्पोर, यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर लो, सम ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स present in microsporangium undergo meiosis to produce microspore. Such sporogenous cells, ऐसे स्पोरोजिनस सेल को such sporogenous cells are termed as, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, termed as माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर पोटेंशियल पॉलन। क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल पॉलन। चलो अभी ध्यान से इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज इसकी स्टडी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंथर होता है कुछ ऐसे, इसके 4 थीका हो गए। हर थीका के अंदर क्या होता था, बीच में क्या होता था, हमारा स्पोरेंजियम होता था। तो ये स्पोरेंजियम हो गया। मैंने बताया था कि इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत ढेर सारे स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट थे, ऐसे बहुत ढेर सारे स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट थे। तो ये जो स्पेसिफिक सेल्स स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट थे, इन स्पोरेंजियम के अंदर के स्पेसिफिक सेल्स को हम क्या कहते थे, स्पोरोजिनस। मतलब जितने भी सेल इसमें प्रेजेंट होंगे सब के सब सेल्स को हम क्या कहेंगे, स्पोरोजिनस सेल्स कहेंगे। मतलब इसके अंदर जितने भी सेल प्रेजेंट हैं ये सब के सब क्या हैं, स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इनमें से मान लो कि जो सेल्स को मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, जैसे ये सेल, यहाँ ये सेल, इधर ये सेल, मतलब क्या है कि सारे के सारे स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर कुछ और उन सारे के सारे स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर कुछ ही ऐसे स्पोरोजिनस सेल्स होंगे जो कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। सब के सब नहीं करेंगे, उनमें से कुछ ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। तो जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी, ऐसे स्पोरोजिनस सेल्स जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर सकें, ऐसे स्पोरोजिनस सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब एक चीज मुझे और बताना कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हो या स्पोरोजिनस सेल हो, क्या ये गैमीट है? गैमीट तो नहीं है। गैमीट कब बनेगा, जब इसमें मियोसिस होगा तब गैमीट बनेगा। तो चूंकि गैमीट नहीं है, इस वजह से इसकी प्लॉइडी क्या होगी,
2n होगी। ये जो सेल होगा इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल्स में क्या होंगे, पूरे के पूरे होंगे जितने होने चाहिए जनरली केस में। क्लियर बेटा। तो ये स्पोरोजिनस सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोटेंशियल पॉलन के बीच में डिफरेंस समझ में आया। इस पैकेट को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर बहुत ढेर सारे सेल्स होते हैं, उन सारे सेल्स को क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस सेल। उस स्पोरोजिनस सेल्स में से कुछ सेल ऐसे होंगे जो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएंगे, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC कहते हैं। क्लियर बेटा, या पोटेंशियल पॉलन कहते हैं। तो ये आपके सामने कुछ इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन उसका हुआ। अभी हम लोग आगे और इसमें डिस्कशन करेंगे। अभी देखो, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं, तो किस प्रोसेस से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, ध्यान से समझना। जब एंथर मैच्योर हो जाता है, जब फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, और फ्लावर के फॉर्मेशन के बाद जब एंथर का फॉर्मेशन हो गया, और जब एंथर जब मैच्योर होता है, यानी कि एंथर का डेवलपमेंट जब कंप्लीटली हो जाता है, तो उस एंथर के अंदर प्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने अभी बनाया था, इस माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेंगे कि सेल डिवीजन करेंगे। वो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। तो चलो एक से बार पहले फिगर वाइज सब समझ लेते हैं। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था हमारे किसका, एंथर का, थीका वाइज ऐसा स्ट्रक्चर था। इसी थीका के अंदर क्या प्रेजेंट था, ऐसे हमारा प्रेजेंट था माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट थे, बहुत ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट थे, जिनको हम क्या कहते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट सेल्स को कहते थे स्पोरोजिनस सेल्स। और इस स्पोरोजिनस सेल्स में से कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, पॉलन पोटेंशियल। अभी ध्यान से समझो, ये जब एंथर, जब नॉर्मल जैसे एंथर का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। अब जैसे ही एंथर के अंदर मैच्योरिटी आएगी, और एंथर के अंदर मैच्योरिटी आने के बाद जब इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना होगा, तो स्टार्ट होने से पहले क्या क्या चेंजेस होंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि जो हमारा एंथर है उस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही स्टार्ट होगा, क्या होगा कि ये जो माइक्रोस्पोर के जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, ये जो पैकेट है, इस पैकेट का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। पैकेट का साइज क्या होगा, ऑलरेडी अपना इंक्रीज करना, पैकेट क्या करेगा, साइज इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो मान लो पैकेट ने साइज इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो नंबर ऑफ सेल्स तो उसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल्स थे, तो वो तो जितने स्टार्टिंग में प्रेजेंट थे उतने ही प्रेजेंट है। जैसे ये साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो फिर क्या हो जाएंगे, लूजली अरेंज हो जाएंगे, उनके अंदर स्पेस क्रिएट हो जाएगा, उनके बीच बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जो बहुत कंपैक्टली अरेंज है वो क्या हो जाएंगे, लूजली अरेंज हो जाएंगे। तो ये जो लूज अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स है, ये मार्क करता है कि अब एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होने जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो जो क्या होता है स्टार्टिंग में, पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे पहला स्टेप पहले लिखते हैं, फिर फिगर भी बनाते रहेंगे और फिगर भी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस स्टार्ट विथ एनलार्जमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का एनलार्जमेंट होता है, इससे स्टार्ट होता है। एंड लूज अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, स्पोरोजिनस सेल्स। जो उसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। क्लियर। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि द पोटेंशियल पॉलन, और पोटेंशियल पॉलन किसको कहते थे बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। द MMC अंडरगो व्हाट, कौन से प्रोसेस के अंदर जाती है, मियोसिस टू प्रोड्यूस फोर
हैप्लॉयड सेल्स, नए 4 हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस करेगी जो कि किसमें डेवलप हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर में, ठीक है, 4 हैप्लॉयड सेल्स। दिस न्यूली फॉर्म्ड cells remain in association। स्टार्टिंग में जो ये नए सेल फॉर्म होते हैं ये एक दूसरे से चिपके होते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, which is known as माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। क्लियर, ध्यान से समझो, एक एक बातें समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अब जैसे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हमने ये बनाया, यहाँ से इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर ये बनाया, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं। तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा कि मान लो ये जो सेल था, ये जो सेल था, और ये जो सेल था, और ये सेल था, ये जो सेल्स थे ये क्या थे, एमएमसी थे। क्या थे, एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल थे। बाकी सारे जो स्पोरोजोजेनस सेल थे उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो वहाँ पे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करें, तो इसलिए उसको हम यहाँ पे फिगर में ड्रॉ नहीं करेंगे। अभी देखो क्या होगा, ये जो एमएमसी है, ये एमएमसी क्या करेगा, मियोसिस करेगा। क्या करेगा, मियोसिस। और याद करो, एक मियोसिस में, कंप्लीट मियोसिस होने के बाद नंबर ऑफ जो सेल्स प्रोड्यूस होते थे वो कितने होते थे, 4। लेकिन मियोसिस के बाद जो नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते थे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता था, हाफ हो जाता था। तो ऐसे देखो, ये एक प्रोड्यूस हुआ, ये एक प्रोड्यूस हुआ, ये एक प्रोड्यूस हुआ, और ये एक प्रोड्यूस हुआ। 4 सेल यहाँ पे एक सेल से प्रोड्यूस हो गए। तो इसमें से एक जो है, ये जो सेल प्रोड्यूस हुआ है, जो हैप्लॉयड सेल, यही सेल कुछ चेंजेस होगा, मतलब उस सेल के ऊपर क्या होगा कि एक सेलुलोज और प्रोटीन का लेयर बनेगा, पेक्टिन का लेयर बनेगा, और उसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन का लेयर बनेगा, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें मॉडिफिकेशन होता है और ये क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोर बन जाता है। क्या बन जाता है, माइक्रोस्पोर, जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब जब देखोगे एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, और चारों के चारों माइक्रोस्पोर स्टार्टिंग में कुछ स्टेज ऑफ लाइफ तक क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में चिपके हुए रहते हैं। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर, ध्यान से समझो। अब एक चीज मुझे बताना, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल किस नेचर का था, 2n नेचर का। क्यों, क्योंकि इसमें अभी मियोसिस नहीं हुआ था, लेकिन मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बना तो इसमें नेचर कितना हो गया, n, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए। तो प्लॉइडीज की क्या हो गई, हाफ हो गई। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। माइक्रोस्पोर मदर सेल बने, माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या किया कि मियोसिस किया और 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस किया। जो माइक्रोस्पोर स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, जैसे ही ये माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है और माइक्रोस्पोर के अंदर डोरमेंसी के बाद सारे के सारे पावर आ जाते हैं कि वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करके उसके अंदर का मेल गैमेट मैच्योर हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही डेhiscence का टाइम आता है, मतलब ये पॉलन ग्रेन रिलीज करने का टाइम आता है, तो फिर क्या होता है कि मेच्योरिटी, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो उस फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन फिर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा याद करो, मैंने बताया था कैलेज एंजाइम। क्या बताया था, कैलेज एंजाइम। क्या बताया था, कैलेज एंजाइम। कौन प्रोड्यूस करता था, बोलो, टेप्टम लेयर। तो ये जो कैलेज एंजाइम है, ये कैलेज एंजाइम इस माइक्रोस्पोर टेट्राड को किसमें कन्वर्ट करता है, अलग अलग जो सेपरेट करके उनको अलग अलग माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट करता है। उनके मतलब उनको डिहाइड्रेट कर देता है। क्या कर देता है, जैसे मतलब वाटर कंटेंट प्रेजेंट था, यहाँ कैलेज एंजाइम क्या करता है, वाटर कंटेंट को डिहाइड्रेट यानी वाटर का रिमूवल कर देता है, और ये सारे के सारे जो 4 माइक्रोस्पोर थे वो सेपरेट हो जाते हैं और वो पीछे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेपरेटली हमको दिखते हैं। तो ये जो स्टेप है सारे के सारे, इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर।
बात समझ में आ रही है? ये चारे के चारे ये जो स्टेजेज हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब किसके स्टेज हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के। सिंपल सा ध्यान रखना है यहाँ पे कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत ढेर सारे स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, उनमें से कुछ सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करें, उनको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करता है और चार नए, एक मियोसिस में 4 नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये 4 नए सेल्स प्रोड्यूस हुए, इनमें मॉडिफिकेशन हुआ और क्या बन गया वो? माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन बन गए। ये स्टार्टिंग में चारों के चारों क्या रहते हैं? एक दूसरे से चिपके होते हैं, वाटर का कंटेंट उनके अंदर होता है और एक दूसरे से चिपके होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे ही कैलेज एंजाइम वाटर को वहां से डिहाइड्रेट कराता है तो वो फिर क्या हो जाते हैं? सेपरेटली, और ये सब के सब क्या बन जाते हैं? पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। क्लियर? टेट्राड से क्या बन गया? पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर कह लो। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्योंकि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो लास्ट लाइन यहाँ पे लिख देता हूं, द कैलेज एंजाइम helps in dehydration in microspore tetrad। टेट्राड के अंदर, माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर डिहाइड्रेशन कराता है टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, अलग अलग पॉलन ग्रेन बनाने के लिए। क्लियर बेटा? यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का है। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को इस पे बेस्ड। नाउ यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो एमएमसी होता है, एमएमसी के अंदर मियोसिस होता है, एमएमसी के अंदर क्या होता है? मियोसिस के बाद क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। और इस माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? कैलेज एंजाइम के प्रेजेंस के बाद जब इसमें डिहाइड्रेशन होता है तो ये फिर इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन के फॉर्म में क्या हो जाते हैं? इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है? कैलेज एंजाइम के प्रेजेंस की वजह से जब इसके बाद कैलेज एंजाइम माइक्रोस्पोर टेट्राड में प्रेजेंट होता है और वहाँ डिहाइड्रेशन होता है तो फिर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। अब ये जो इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन है, इसको स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे, ध्यान से समझना, जब इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आप देखोगे कि जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन का शेप एंड साइज बहुत वेरिएबल होता है। मतलब जब पॉलन ग्रेन, अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन को देखोगे तो कुछ पॉलन ग्रेन हो सकता है कि कुछ पॉलन ग्रेन के अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जिनको मोटाइल बनाते हो, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, वो स्फेरिकल होते हैं, कुछ वैराइटीज होते हैं, किसी पे बहुत अलग अलग तरह का डिजाइन बना होता है। तो जैसे आप एनसीईआरटी की किताबों में देख सकते हो जहाँ पे आपको अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन देखने को मिलेंगे। तो वैरायटी ऑफ पॉलन ग्रेन हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, लेकिन जो पॉलन ग्रेन है उन पॉलन ग्रेन्स का शेप एंड साइज क्या होता है? लगभग वहाँ पे लिमिटेड होता है, शेप एंड साइज लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है उस पॉलन ग्रेन का जो के सरफेस पे 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटेक्टिव लेयर उनको, पहली बात तो जैसे क्या है, पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ग्रेन बहुत लंबे टाइम तक वायबल रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक वायबल रहते हैं। वायबल रहने का मतलब क्या है कि कुछ जैसे क्या है, कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे हैं, वायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी कितनी देर की रहती है। तो मैं कुछ पॉलन ग्रेन है जो कई हजारों सालों तक ऐसे वायबल रहेंगे, कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे हैं जो कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं, अपनी कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन लूज कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन लूज कर देते हैं। तो जो कवर है उनको डिफरेंट हैबिटाट के अंदर डिफरेंट कंडीशन से, डिफरेंट जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होते हैं या डिफरेंट अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं उसमें उनको स्टैंड रखने में, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो जो ये लेयर्स हैं, इन लेयर्स का स्ट्रक्चर पढ़ना हमको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना कि जो हमारा यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि हुआ क्या कि एक सेल था जिसको हमने क्या कहा था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें डिवीजन हुआ, 4 सेल प्रोड्यूस हुए ऐसे, और कैलेज एंजाइम प्रेजेंट था। कैलेज एंजाइम ने इन चारों को एसोसिएट कर रखा था
जो बाद में डिहाइड्रेशन इनका करा के इनको पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करता है। जैसे ये सेल्स बने तो ये सेल्स क्या था, 2n था, मतलब एक कंप्लीट ये सेल था जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे, पेयर्ड थे। ये जो सेल्स बने वो क्या है, n टाइप के, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या हो गए, हाफ हो गए। ध्यान से समझो यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं। जैसे ये सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के बाद 4 वहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बने। अब हैप्लॉइड सेल, एक हैप्लॉइड सेल को यहाँ पे कंसीडर करो। होता क्या है कि इसमें इस हैप्लॉइड सेल में एक कंटिन्यूअस लेयर बनता है, एक इस हैप्लॉइड सेल के चारों तरफ एक कंटिन्यूअस लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्मेशन में जो कंटिन्यूटी यानी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पोर प्रेजेंट नहीं होता, इस लेयर को कहते हैं इंटाइन लेयर। क्या कहते हैं बेटा, इंटाइन लेयर। इंटाइन बना किसका होता है, ये इंटाइन सिंपल सा सेलुलोज, प्लांट में सेलुलोज ज़्यादा होता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन नाम के कंपाउंड से बना होता है। सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। क्या कौन सा लेयर बेटा, इंटाइन, जो कि जो हैप्लॉइड सेल है उस हैप्लॉइड सेल के मेम्ब्रेन से बिल्कुल चिपका होता है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि इस सेल्स के इस लेयर के ऊपर एक और हार्ड कवर बनता है, इस लेयर के ऊपर एक और हार्ड कवर बनता है जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि वो पूरा कंप्लीट कंटिन्यूटी में नहीं होता, यानी उसमें कहीं कहीं पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है कौन सा, जो सबसे बाहर वाला लेयर है, और अंदर वाला लेयर क्या है, कंटिन्यूअस लेयर। तो जो ये रेड कलर का लेयर है इसको हम कहते हैं एक्जाइन, मतलब इन एक्चुअल रेड कलर नहीं होता, जो मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। ये जो एक्जाइन है वो एक ऑर्गेनिक केमिकल से बना होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। इसको क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। ये जो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ जो ये बाहर लेयर है, ये लेयर जो होता है वो कंटिन्यूएशन में नहीं होता, मतलब कंटिन्यू नहीं होता। उस लेयर में जगह जगह पे पॉइंट पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन पोर को हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं बेटा, जर्म पोर, जो आगे चल के इसी जर्म पोर के थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अभी कुछ बातें स्पोरोपोलेनिन के बारे में जान लो। जो स्पोरोपोलेनिन है, ये स्पोरोपोलेनिन दुनिया का सबसे रेजिस्टेंटिव केमिकल मटेरियल होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो स्पोरोपोलेनिन है, ये स्पोरोपोलेनिन एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। पहली बात इसकी प्रॉपर्टी समझ लो, ये क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसके अंदर ये रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, मतलब बहुत बड़े बड़े वेरिएबल ऑफ टेम्परेचर को ये क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एसिडिक अगर कैरेक्टर एरिया या बेसिक एरिया है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेटिव मेटल, मोस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल है। इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। किसके टुवर्ड रेजिस्टेंस, ये बहुत अधिक टेम्परेचर वेरिएशन को भी क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। बहुत अधिक पीएच वेरिएशन यानी एसिडिक एंड बेसिक, एसिडिक को भी और बेसिक को भी क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। तो जो ये सबसे बाहर वाला लेयर एक्जाइन है, ये एक्जाइन उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन में भी प्रोटेक्ट करता है, और बहुत ज़्यादा पीएच वेरिएशन यानी कि एसिडिक मीडियम में रख दो वहाँ भी और बेसिक मीडियम में रख दो वहाँ भी उसको प्रोटेक्ट करता है। एक बार इस पे क्वेश्चन बना हुआ है कि जो स्पोरोपोलेनिन है उसका नेचर क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल है या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल है। अभी देखो ये इतना रेजिस्टेटिव है कि इस पे कोई भी एंजाइम वर्क नहीं कर सकता। नो एंजाइम कैन वर्क ऑन इट टू डिग्रेड इट, मतलब कोई भी दुनिया में ऐसा एंजाइम अभी तक नहीं बना है जो एंजाइम स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, यानी स्पोरोपोलेनिन को वहाँ पे क्या कर सके, खत्म कर सके। बात समझ में आ गई, ये इतना रेजिस्टेटिव है। तो ये जो बाहर वाला लेयर है, ये बाहर वाला लेयर इसको इन सारी चीज़ों में, मतलब बहुत सारे टेम्परेचर वेरिएशन में वहाँ पे एंजाइमेटिक कंडीशन से या फिर एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन में उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और इसी एक्जाइन की प्रेजेंस की वजह से हम बहुत सारे ऐसे वहाँ पे आपको पॉलन ग्रेन, आप जाओगे म्यूजियम में जाओगे, आप टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक एड आपने पढ़ा था 11th क्लास में, तो बहुत सारे म्यूजियम या बहुत सारे बॉटनी से रिलेटेड वहाँ पे रिसर्च वाले इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो बहुत सारे जो पॉलेनिन हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, उनको स्टोर करके रखा जाता है। वो स्टोर सिर्फ इसी वजह से फॉसिल्स के फॉर्म में रह पाए हैं क्योंकि उनके बाहर लेयर कौन सा प्रेजेंट है, स्पोरोपोलेनिन लेयर प्रेजेंट। और अंदर वाला जो इंटाइन लेयर है वो किससे बना बेटा, उसके अंदर जो इंटाइन लेयर बना था वो सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना था। क्लियर। अब सुनो ध्यान से,
ये हमारा क्या था, अंदर जो सबसे अंदर ये क्या था, न्यूक्लियस था, और इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे, एन टाइप के थे। तो ये हमारा एक कंप्लीट पॉलन ग्रेन है। ये क्या है, पॉलन ग्रेन का फिगर है, पॉलन ग्रेन का फिगर है। अब ध्यान से समझना, एक लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स शेड इन टू सेल स्टेज, मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन शेड इन टू सेल स्टेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे अभी क्या है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन जो नया नया पॉलन ग्रेन बना उसके अंदर नंबर ऑफ सेल कितने हैं, एक सिंगल सेल है। ठीक है, अभी सुनो ध्यान से। होता क्या है कि जैसे जैसे ये पॉलन ग्रेन मैच्योर होता जाता है, इसके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है। मैच्योरिटी के बाद इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो तुमको ये कौन सा लेयर है, इंटाइन लेयर। ये कौन सा लेयर है, इंटाइन लेयर। और इसके बाहर बाहर कौन सा लेयर हो गया, एक्साइन लेयर। कौन सा लेयर हो गया, एक्साइन लेयर। ठीक है, इंटाइन लेयर और बाहर बाहर एक्साइन लेयर। जब देखोगे इसके इस पॉलन ग्रेन के अंदर, तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो एक सेल था, ये सेल डिवाइड होकर दो सेल बना देता है। ये सेल डिवाइड होकर कितना सेल बना देता है, दो सेल। और दो सेल में क्या होता है कि एक सेल वहाँ पे जिस सेल का साइज बहुत बड़ा होता है, ये एक सेल है, इसका साइज बहुत बड़ा है, और दूसरा जो सेल बना है वो साइज, उस सेल का साइज क्या है, छोटा है। इसका न्यूक्लियस, इसका बड़े वाले सेल का बड़ा न्यूक्लियस, छोटे वाले सेल का छोटा न्यूक्लियस। ये भी एन टाइप का, ये भी एन टाइप का। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे एन वाले सेल से डिवीजन हुआ और दो सेल बने, दोनों सेल किस टाइप के थे, एन टाइप के। मतलब 10 क्रोमोसोम वाले में डिवीजन हुआ तो दो नए सेल बने, दोनों नए सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था, 10 था। तो यानी कि ये कौन सा डिवीजन हुआ, इक्वेशनल डिवीजन, कि जितना नंबर ऑफ इक्वेशनल डिवीजन यानी जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में था उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे जो नए सेल बने हैं उसके अंदर है। और इसी डिवीजन को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। तो यानी कि जब पॉलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस होता है पहली बार, तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं पॉलन ग्रेन के अंदर वो एक से क्या हो जाते हैं, 2। और इसी स्टेज को कहते हैं पॉलन एट टू सेल स्टेज, पॉलन ग्रेन एट टू सेल स्टेज। ठीक है, टू सेल स्टेज। अब ध्यान से देखो, ये जो बड़ा वाला सेल है इस सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और जो छोटा वाला सेल है इसको कहते हैं जेनरेटिव सेल। क्या कहते हैं बेटा, जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है जिसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा पार्ट न्यूक्लियस का है, ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, नरिशमेंट। ठीक है, यानी इसके अंदर बहुत ढेर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको, जो हमारा जेनरेटिव सेल है उसको। नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करता है, जेनरेटिव सेल को। और ये जो जेनरेटिव सेल है, यही जेनरेटिव सेल क्या होता है, इस जेनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस फिर से होता है, एक बार और माइटोसिस होता है। और माइटोसिस के बाद ये दो नए सेल और फॉर्मेशन करता है, और ये दो नए सेल क्या कहलाते हैं, मेल गैमेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, मेल गैमेट। यानी पॉलन ग्रेन क्या था, एक पॉलन ग्रेन भी एक पैकेट की तरह ही था जिसके अंदर बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमेट का। पॉलन ग्रेन के अंदर एक हैप्लॉइड सेल था, हैप्लॉइड सेल के अंदर पहली बार माइटोसिस हुआ, दो सेल बने, इसमें बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला सेल जेनरेटिव सेल। बड़े वाले सेल का काम क्या था, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, छोटे वाले सेल को, जिसको कहते थे जेनरेटिव सेल। और इसी जेनरेटिव सेल में डिवीजन होता है, और डिवीजन के बाद दो नए गैमेट बनते हैं, और दो गैमेट क्या होते हैं, मेल गैमेट। बात समझ में आ गई। तो देखो ध्यान से, अभी क्या है, दो सेल स्टेज पे है। जैसे ही पॉलन ग्रेन के अंदर जो हमारा जेनरेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल माइटोसिस सेकेंड करेगा, जेनरेटिव सेल माइटोसिस सेकेंड करेगा। तो माइटोसिस सेकेंड के बाद यहाँ पे हमको कितने सेल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमको 3 सेल देखने को मिलेंगे। ये दो क्या है, मेल गैमेट, और ये क्या है हमारा वेजिटेटिव सेल। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन एट 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज। अब बात शेडिंग की आती है कि शेडिंग, जो वाला शेडिंग वाला लाइन मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज। ध्यान से समझो, इतना तक का कार्यक्रम, ये वाला कार्यक्रम दुनिया के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वहां पे 1 सेल स्टेज से पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज तक
कब पहुंचता है? जब वो एंथर में होता है। एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन एक सेल स्टेज से कितने सेल स्टेज तक पहुंच जाता है? 2 सेल स्टेज तक। और उसके बाद क्या होता है? सुनो ध्यान दो, उसके बाद मैक्सिमम केसेस में पॉलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज होता है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? 2। जब वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचता है और वहां जाने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो वहां ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बनाती है। यानी 2 सेल स्टेज में ही वो क्या होता है? एंथर से बाहर निकलता है। और एंथर से बाहर निकलने को क्या कहते हैं? शेडिंग। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 सेल स्टेज में शेड होता है, यानी वो पॉलन जो हमारा एंथर है वहां से रिलीज होता है और कहां पहुंचता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जर्मपोर के थ्रू पॉलन ट्यूब बनाने के बाद उस ट्यूब में जनरेटिव सेल मूव करता है और वहां जाके क्या बनाता है? जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बनाता है। तो देखो ध्यान से समझो, 2 सेल स्टेज में मोस्ट ऑफ द केसेस में सेड हुआ यानी रिलीज हुआ, फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचा, वहां जाने के बाद कितने सेल स्टेज में कन्वर्ट हो गया? 3 सेल स्टेज में। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जहां पे इस स्टेज तक का डेवलपमेंट कहां पे होता है? हमारे जो एंथर है वहां तक। मतलब 1 सेल से 2 सेल स्टेज तक भी एंथर में पहुंचेगा और 2 सेल स्टेज से 3 सेल स्टेज तक भी कहां पे पहुंचेगा? एंथर में। और आफ्टर 3 सेल स्टेज वो वहां से एंथर से रिलीज होकर कहां पहुंचेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बोलो, पूरी बात समझ में आ गई? जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और कैसे वहां पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन वहां पे हुआ है। क्लियर बेटा? चलो मिटाते हैं इसको, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। चलो, तो अभी यहाँ पे हमने पॉलन ग्रेन में माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे 2 सेल स्टेज होता है और कैसे 3 सेल स्टेज होता है। तो यहाँ तक माइक्रोस्पोर और जेनेसिस और माइक्रोस्पोर का जो स्ट्रक्चर था वो हमने देखा था। अभी ध्यान से देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें पॉलन ग्रेन के बारे में। जो पॉलन ग्रेन होता है वो पॉलन ग्रेन स्फेरिकल होता है। शेप ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है? जनरली स्फेरिकल होता है। द पॉलन ग्रेन are generally spherical in shape। पॉलन ग्रेन का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटे होते हैं। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि बहुत छोटे होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है पॉलन ग्रेन का वो नियरली 25 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। स्फेरिकल इन शेप हैविंग इसी में आगे हम लोग लिखेंगे हैविंग डायमीटर ऑफ 25 टू 50 25 से 50 माइक्रोमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर के जितना इनका क्या होता है? डायमीटर होता है। भाई स्फीयर है तो डायमीटर होगा ही, तो इतना ये छोटे होते हैं कौन? पॉलन ग्रेन। लेकिन इस छोटे से पॉलन ग्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट, मतलब पॉलन ग्रेन की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है। पॉलन ग्रेन के अंदर बहुत ढेर सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए तो कभी कभी देखोगे कि जैसे जब एथलीट्स होते हैं उन एथलीट्स के लिए जो उनके लिए जो एनर्जी बूस्टर जो दिया जाता है उस एनर्जी बूस्टर पे कभी देखोगे नीचे लिखा होता है कि मेड बाय, एक प्लांट का नाम दिया होगा फॉर पॉलन, इस पॉलन से बना है। ठीक है, तो इसका मतलब वो किससे बना होता है? पॉलन ग्रेन से बना होता है। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं उन पॉलन ग्रेन की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है, जिस वजह से वो एथलीट्स हो गए, जो रेस के हॉर्सेस हो गए, घोड़े हो गए, उनको किसके तौर पे दिया जाता है? न्यूट्रिएंट के तौर पे दिया जाता है, जो उनके परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे एक लाइन इसको भी लिख लो क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ पॉलन ग्रेन इज सो हाई, इतना हाई होता है दैट इट इज यूज्ड एज परफॉर्मेंस बूस्टर for horses of race and athletes। horses of रेस के जो हॉर्सेस होते हैं
एंड एथलीट्स, जो एथलीट्स हमारे हो गए, जो दौड़ने वाले हो गए उन लोगों में, जो एथलीट्स हो गए, जो रेस ऑफ हॉर्सेस के रेस के हॉर्सेस हो गए, उनको ये जो पॉलन ग्रेन किसके फॉर्म में दिया जाता है, परफॉर्मेंस बूस्टर के फॉर्म में, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नेक्स्ट समझो यहाँ पे, अब कुछ जैसे पॉलन ग्रेन है, हमने इसका इंपॉर्टेंस जब हम प्लांट के में पढ़ते हैं तो वहाँ उसके इंपॉर्टेंस उसके रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन बिना पॉलन ग्रेन के हो ही नहीं सकता, तो पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन पॉलन ग्रेन पे भी बेस्ड है और वहाँ पे फिर ओवम पे बेस्ड है। यहाँ पे जो हम इनको इससे हमको जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब डायरेक्ट बेनिफिट के साथ कुछ पॉलन ग्रेन के वजह से कुछ दिक्कतें भी हैं ह्यूमंस को, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होते हैं ड्यू टू देयर माइक्रोस्कोपिक नेचर, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एलर्जी भी क्रिएट करते हैं। पॉलन ग्रेन क्या क्रिएट करते हैं? एलर्जी। तो मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन आर एलर्जिक। क्या होते हैं? एलर्जिक। मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एलर्जिक होते हैं, और वो एलर्जी क्रिएट करते हैं। एलर्जी जैसे कि एलर्जी कौन कौन से एलर्जी क्रिएट करते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे कहीं गए, खेत वत में जा रहे हैं या फिर कहीं फील्ड में अगर ऐसे घूमने चले गए तो फिर वहाँ पे छींक आने लगती है, ठीक है, छींक आने लगती है, या फिर वहाँ से आने पे क्या होता है कि स्किन पे रेशेस पड़ जाते हैं। तो ये सब क्या है? वो एलर्जी के सिम्टम्स हैं। ये क्या है? एलर्जी के सिम्टम्स हैं। और कुछ ब्रांकियल एलिफिकेशन भी वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे ब्रोंकियल एलिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा जैसे एक एग्जांपल होता है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिया जो हमारा ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन होता है उसका एक एग्जांपल है ब्रोंकाइटिस। हमारे जो जब हम सांस लेते हैं अगर उसके थ्रू अगर वो पॉलन ग्रेन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर गया तो जो विंड पाइप होता है उसके अंदर जो ब्रोंकिया होता है उस ब्रोंकी में क्या होती है कि स्वेलिंग हो जाती है, उस पर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, क्या कहते हैं उसको बेटा? ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन या ब्रोंकियल एप्लीकेशन, ठीक है। तो दो चीजें कॉज करते हैं, एक एलर्जी एंड ब्रोंकाई रिलेटेड प्रॉब्लम लिख सकते हैं, ब्रोंकाई रिलेटेड प्रॉब्लम। एक मैं बताता हूं, जैसे एक होता है कैरेट ग्रास। क्या होता है? कैरेट ग्रास, या फिर उसको हम कहते हैं पार्थेनियम ग्रास। क्या कहते हैं? पार्थेनियम ग्रास। ये जो पार्थेनियम ग्रास या फिर इसको कहते हैं कैरेट ग्रास, गाजर घास, ये जो कैरेट ग्रास है ये अपने इंडिया का ग्रास नहीं है। ये पहले क्या होता था कि जो फॉरेन कंट्रीज थी वो फॉरेन कंट्रीज से हम लोग पहले अपने यहाँ गेहूं उतना ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होता था तो हम लोग क्या करते थे, वीट जो था वो फॉरेन कंट्रीज से क्या करते थे, हम लोग इंपोर्ट करते थे। तो ये जो पार्थेनियम ग्रास है ये जनरली जो हमारा वीट होता है उस वीट के साथ उगता है। तो पार्थेनियम ग्रास के जो वीट होते हैं उस वीट जो पार्थेनियम ग्रास हैं वो वीट फसल के साथ क्रॉप के साथ उगते हैं। तो जब हम लोगों ने वहाँ से इम्पोर्ट किया था वीट तो उसके साथ पार्थेनियम ग्रास के सीड भी चले आए थे, और फिर पार्थेनियम ग्रास के सीड जो थे वो यहाँ आके इंडिया में जो हमारे फील्ड्स थे उनको कंटामिनेट किए, और वहाँ पे उसके जो ग्रेन हैं वो ग्रेन पार्थेनियम ग्रास के एक स्पेसिफिक एलर्जिक वहाँ पे सिम्टम देते हैं जिसको हम कहते हैं हे फीवर। तो जो पार्थेनियम ग्रास है ये पार्थेनियम ग्रास एक एलर्जिक सिम्टम क्रिएट करता है, एक एलर्जिक सिम्टम क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं हे फीवर। क्या कहते हैं बेटा? हे फीवर, ठीक है। तो ये इतना याद रखना। और दूसरी बात याद रखना कि ये वीट के साथ किसके साथ इंपोर्ट हुआ था? किसके साथ? वीट के साथ इंपोर्ट हुआ था, और ये वीट के फसल के साथ ही उगता है। तो ये पॉलन ग्रेन के कुछ बेनिफिट और उसके कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पे हैं आपके सामने, तो इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे पॉलन ग्रेन के वायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी क्या होती है, ध्यान से समझो। जो पॉलन ग्रेन होता है, इस पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी से क्या मतलब है? पॉलन ग्रेन के वायबिलिटी से ये मतलब है कि पॉलन ग्रेन के अंदर फर्टिलाइजेशन, पॉलन ग्रेन बनने के बाद यानी कि पॉलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद, शेडिंग के बाद वो कितने टाइम तक उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ओवम को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। मतलब कहने का ध्यान से समझो, पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज हुआ, एंथर से क्या हुआ, शेड हुआ, और कहाँ पहुंचा, वो पहुंचा
कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है। तो एंथर से रिलीज होने के बाद उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी, यानी उसके अंदर जो मेल गैमिट है, उन मेल गैमिट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी कितने देर तक प्रेजेंट रहती है, कितने देर तक एग्जिस्ट करती है, उस पीरियड को कहते हैं वायबिलिटी पीरियड। किसको कहते हैं वायबिलिटी पीरियड? कि जो शेडिंग के बाद जो मेल गैमिट है पॉलन ग्रेन के अंदर, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी कितने देर तक प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं वायबिलिटी टाइम। उस टाइम को क्या कहते हैं? वायबिलिटी। अब ये जो वायबिलिटी का टाइम है, या जो वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन है, ये वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन अलग अलग प्लांट्स के केस में अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है कि वो जो प्लांट जिस इन्वायरमेंट में या जिस हैबिटाट में है, उस हैबिटाट या उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रेंज क्या है, टेम्परेचर का वेरिएशन क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी है, ह्यूमिडिटी का वेरिएशन क्या है। तो बेसिकली जो वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, ये किस पे डिपेंड होता है? दो बातों पे डिपेंड करता है। एक जो है टेम्परेचर फैक्टर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और दूसरा ह्यूमिडिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर वायबिलिटी क्या होगी, जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कितने टाइम तक वो एक्टिव रहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में दिया राइस और व्हीट, सेरेल्स हैं, राइस और व्हीट, इसके अंदर जो वायबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 30 मिनट की। मतलब क्या है कि अगर राइस के एंथर से राइस का पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, तो वो राइस के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचने या रिलीज होने के बाद 30 मिनट के अंदर अगर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच गया और वहाँ पे वो वहाँ पे प्रेजेंट जो ओवम है, उस ओवम को फर्टिलाइज कर दिया या पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया, वो उतने टाइम तक क्या है? वायबल है। मतलब वहाँ पे पॉलिनेशन 30 मिनट, जो आफ्टर शेडिंग मतलब एंथर से रिलीज होने के बाद वो 30 मिनट तक वायबल रहता है। कितने टाइम तक वायबल रहता है? 30 मिनट तक। ये किस में होता है? राइस और व्हीट में। एक यहाँ पे फैमिली का नाम दिया हुआ है रोसेनसाई, सोलेनेसियाई, ठीक है, और लेगुमिनेसाई। ये कुछ फैमिलीज के नाम हैं। सोलेनेसियाई, रोसेनसाई मतलब रोज वाली फैमिली, सोलेनेसियाई मतलब जिसमें हम लोग आलू, टमाटर और बैगन ये सब जो फैमिलीज हैं, चोखा वाली फैमिली, जिसमें चोखा वाले जितने मटेरियल सब इसमें आते हैं। लेगुमिनेसाई दाल वाली फैमिली, दाल जितने भी तरह के दाल पड़ते हैं वो सारे प्लांटेड की जो फैमिली होती है वो लेगुमिनेसाई होती है। इनके जो प्लांट होते हैं, इनके प्लांट के जो पॉलन ग्रेन होते हैं, वो उनकी वायबिलिटी या उनकी एक्टिविटी जो होती है वो कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने टाइम तक रहते हैं? मंथ्स तक रहते हैं। आफ्टर सेटिंग वो कई मंथ तक, 1 2 3 मंथ तक वो क्या रहेंगे? वायबल रहेंगे, उनका फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो पाएगा। कुछ पॉलन ग्रेन जो हैं, उन पॉलन ग्रेन्स को -196 डिग्री के टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में, किसमें बेटा? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जाता है। नाइट्रोजन के अंदर स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन क्या किया जाता है बेटा? स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन को स्टोर कहाँ पे किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 96 डिग्री, वो भी कितना? 196 डिग्री, वो भी क्या? माइनस का -196 डिग्री टेम्परेचर पे पॉलन ग्रेन को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, ताकि उनकी वायबिलिटी मेंटेन रहे और वो उनको हम एक सीड बैंक के फॉर्म में यूज कर सकें, और उन प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन है, हमको जब जरूरत पड़े तो उस प्लांट के पॉलन ग्रेन को यूज करके नए नए सीड का और नए नए सीड से नए नए प्लांट का फॉर्मेशन वहाँ पे हम कर पाएं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद कैसे माइक्रोस्पोर टेट्राएड बनता है कैलेज एंजाइम के हेल्प से, और वहाँ पे कैलेज एंजाइम के हेल्प से डिहाइड्रेशन के बाद वो कैसे अलग अलग पॉलन ग्रेन बनाते हैं। उसके बाद पॉलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, पॉलन ग्रेन में कैसे 2 सेल स्टेज होता है, कैसे 3 सेल स्टेज होता है। पॉलन ग्रेन मैक्सिमम 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं, कुछ केसेज में 3 सेल स्टेज में भी शेड होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन जो होता है उसका क्या बेनिफिट है रिप्रोडक्शन के अलावा, और पॉलन ग्रेन से क्या क्या हमको वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं एलर्जी से रिलेटेड, वो बातें हमने पढ़ी। फिर हमने वायबिलिटी या पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा। मतलब पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन से रिलेटेड सारी जानकारी हमने यहाँ पे आज के क्लास में ले ली है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इस पे बेस्ड जितने भी CBSE के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और जितने भी नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।